हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं रितु अग्रवाल आपको करवाऊंगी हिस्ट्री। मुझसे जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूट्यूब सेशन रहता है शाम को 7 बजे, जिसके अंदर हम हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ये अलग बात है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन हम हर क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं, साथ ही साथ हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों को लगता है कि मैं आपको हिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग वे में करवा सकती हूँ, तो आप लोग मुझसे जुड़ी हर अपडेट, मतलब आपके सब्जेक्ट से जुड़ी अपडेट जो है हिस्ट्री विद रितु मैम, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ देखते हैं, क्लास में चलते हैं कि मैम क्या करवा रही हैं, कैसी इंफॉर्मेशन दे रही हैं, क्या टॉपिक करवा रहे हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, कैसा रहा कल का सेशन आप सभी का? जल्दी से जल्दी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कि कल का सेशन कैसा रहा आप सभी का। हाँ जी, क्वेश्चन जो मैंने मुगल पीरियड से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवाए थे, होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। अब जितने भी अभी मैंने जहां तक नोटिस किया, मैंने 3 दिन आपको मुगल पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं, या इससे पहले भी हमने जो संकल्प सीरीज के अंदर जो सेशन लिए थे उसके अंदर भी हम बीच बीच में से मुगल के क्वेश्चन करते आए हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से मुगल पीरियड को आप क्लियर या क्रैक कर पाते हैं, मतलब कि आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। क्लियर बात समझ में आई? तो चलिए आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक लेकर आए हैं। आप सभी जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण पार्ट है अलाउद्दीन खिलजी, जिसको करने में हम से कम से 2 से 3 दिन लग जाते हैं। आप सभी को पता है अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी अभियान अलग है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान अलग है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोल आक्रमण हुए थे, सब कुछ जो है अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार कंट्रोल पॉलिसी, ये सब करने में हमें बहुत टाइम लग जाता था। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम एक क्लास के अंदर अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, शुभारंभ करते हैं नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ और नए इंटरेस्ट के साथ। क्लियर बात समझ में आई? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर आपको ही बताना है, क्योंकि आज जो अलाउद्दीन खिलजी का जो टॉपिक है, मुझे पता आप सभी को आता है, मुझे इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है, असमंजस वाली बात नहीं कि आपको इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आप लोगों को ट्रिक याद है। अगर आप वो ट्रिक अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेते हो, कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो अगर हमारे मुंह से अचानक से ही निकल जाती हैं, हमें उसके लिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती है। तो आप लोगों को ट्रिक याद है, अगर वो ट्रिक याद है तो आप बता सकते हो कि पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद और जो सबसे लास्ट में आएगा, ऑब्वियसली बात है, कॉमन सी बात है कि जो सबसे लास्ट में आएगा वो क्या होगा, सबसे कम समय तक उसने क्या किया था, शासन किया था। तो देखिए स्टूडेंट, हमने ट्रिक की थी। अगर जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तुगलक सखी। तुगलक सखी, तुगलक सखी, ये जो है जितने भी मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं वो गुलाम वंश के या फिर दिल्ली सल्तनत के क्या हैं, सारे क्या हैं, वंश हैं। पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद, और सबसे कम समय तक किसने शासन किया था, वो आपको मेन याद रखना है। तो आप देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं तुगलक जो थे, उन्होंने सबसे ज्यादा, मतलब कि हम मान के चलिए 90 साल तक क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रिक लिखी हुई है वो आपको ये बताती है कि सबसे ज्यादा किसने शासन किया, सबसे कम, उसके बाद, फिर उसके बाद किसने, फिर उसके बाद किसने, फिर उसके बाद। अगर आपको ये याद है कि गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप ये बता सकते हो कि सबसे पहले कौन सा वंश आया, गुलाब से कौन सा, गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से क्या आ गया, लोधी वंश आ गया। क्लियर बात समझ में आई? यहाँ पे क्या आ गया, तुगलक आ गया, यहाँ पे कौन सा आ गया, गुलाम वंश आ गया। कौन सा वंश आ गया, गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद सबसे कम किया था लोधियों ने। उसके बाद हम बात करते हैं सैयद वंश की, सैयद वंश की। उसके बाद हम बात करते हैं खिलजियों की। किसकी? खिलजी की। जो खिलजी थे उन्होंने सबसे कम समय के लिए शासन किया था, कम से कम 30 साल के लिए।
मतलब कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो खिलजी थे उन्होंने सबसे कम शासन किया था, 30 साल तक क्या किया था, शासन किया था। क्लियर, बात समझ में आई? तो याद रखिएगा इस ट्रिक को, अगर आप इस ट्रिक को याद कर ले तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि कौन से वंश ने कितने टाइम तक शासन किया था। क्लियर, तो सबसे पहले क्या आएगा, क्या आएगा, तुगलक आएगा, उसके बाद क्या आएगा, गुलाम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, लोधी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सैयद आएगा, और उसके बाद कौन आएगा, खिलजी आएगा। तुगलक वंश आप सभी को पता है, जिसने गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। सैयद वंश आप सभी को पता है, खिजर खान ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। आप सभी जानते हो खिजर खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। और लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोधी ने। किसने की थी, बहलोल लोधी ने, बहलोल लोधी ने की थी। ऐबक जल गया खीबों से, 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 ऐबक जल गया खीबों से। तो देखिए सबसे पहले कौन सा वंश आया, गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, ऐबक ने। उसके बाद कौन सा वंश आता है, खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने। फिर उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। और उसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, खिजर खान ने। और उसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोधी ने। क्लियर, बात समझ में आई? अगर आप इन तीनों ट्रिक्स को याद कर लेते हो तो आप जिंदगी में कभी दिल्ली सल्तनत की सीक्वेंस नहीं भूलोगे। चाहे आप ये याद कर लो कि गुलाब खिले तो सांस लो, तो आपको ये याद हो जाएगा कि कौन सा वंश पहले आता है, उसके बाद कौन सा वंश आता है, उसके बाद कौन सा वंश आता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये याद करते हो कि ऐबक जल गया खीबों से, तो आपको हर वंश का फाउंडर पता चल जाएगा कि कौन सा वंश की स्थापना किसने की है। ठीक है। तीसरी बात, अगर आप ये याद रखते हो तुगलक सकी, तो आपको ये याद हो जाएगा कि क्या, कि आपके सबसे पहले सबसे ज्यादा किसने राज किया था, उसके बाद किसने राज किया, उसके बाद किसने राज किया, तो सबसे लास्ट में आएगा खिलजी वंश। क्या आएगा, खिलजी वंश। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक है। तुगलक आप सबको पता है, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक कौन है, खिजर खान। और लोधी वंश का संस्थापक कौन है, बहलोल लोधी। क्लियर, बात समझ में आई? क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट, किसी भी तरह का समस्या? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा सुल्तान एक नया धर्म शुरू करना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने इसके इस कदम को क्या किया, विरोध किया। देखिए स्टूडेंट, हालांकि आप सभी को पता है, इसमें मुझे वो है ही नहीं कि सभी को पता है अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है, तो इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी आएगा, नो डाउट। लेकिन हम यहाँ पे ये चीज डिस्कस नहीं करने आए हैं, हमें ये डिस्कस करना है कि क्वेश्चन के थ्रू हम उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझे, क्वेश्चन के थ्रू हम उस टॉपिक को कैसे समझे। तो देखिए स्टूडेंट, जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है तो उसके दो सपने थे। उसके क्या थे, उसके एम्बिशंस बहुत ज्यादा थे। अलाउद्दीन खिलजी के जैसे बाबर के एम्बिशंस बहुत ज्यादा थे ना, वैसे अलाउद्दीन खिलजी के एम्बिशंस भी बहुत ज्यादा थे। तो अलाउद्दीन खिलजी को था यार मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, ये भी कर लूं। कुछ लोग होते हैं जिनको टिकाव नहीं होता, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा, जैसे वो गद्दी पर बैठा उसने सोचा कि जैसे सिकंदर जो है जिसने उसने पूरे विश्व की विजय की थी, उसी तरह से मैं भी क्या करना चाहता हूँ, विश्व की विजय करना चाहता हूँ। कौन कहता है, सिकंदर कहता है, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि जैसे सिकंदर ने विश्व की विजय की थी, उसी तरह से मैं क्या करना चाहता हूँ, पूरे विश्व की विजय करना चाहता हूँ। इस वजह से उसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सेकंड या फिर सिकंदर सानी। फारसी के अंदर सेकंड को क्या कहते हैं, सानी कहते हैं, ध्यान रखना। सानी को फारसी भाषा में क्या कहता है, मतलब कि जो हम बोलते हैं ना सेकंड या दूसरा, तो उसका मतलब होता है फारसी भाषा में सानी। क्लियर, बात समझ में आई? तो उसने सिकंदर सेकंड या सानी की क्या की थी, उपाधि धारण की थी और क्या टाइटल लिया था और कहा कि मैं पूरे विश्व की क्या करना चाहता हूँ, विजय करना चाहता हूँ। पहली बात। दूसरी बात, उसने क्या सोचा कि जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना एक नया धर्म चलाया, जिसे हम इस्लाम धर्म कहते हैं, उसी तरह से मैं भी एक नया धर्म चलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खलीफा को तो मानता नहीं हूँ। ठीक है, तो मुझे वो कहते हैं कि मैं भी अपना एक नया, जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब फेमस हो गए थे, वैसे मैं भी फेमस होना चाहता हूँ और मैं भी अपना एक अलग से क्या बनाना चाहता हूँ, धर्म बनाना चाहता हूँ। तो उसने सोचा कि मैं भी पैगंबर की तरह क्या हो सकता हूँ, फेमस हो सकता हूँ। क्या हो सकता हूँ, फेमस हो सकता हूँ पैगंबर की तरह। ठीक है, अब क्या हुआ
देखिए स्टूडेंट, वही बात है, राजाओं के सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती, और वो भी राजा की एम्बिशन इस तरह से हो तो सामने वाले की किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उसको टोक दे कि भाई तू ऐसा ना कर, ये तेरे लिए सही नहीं है। लेकिन इसी बीच में अलाउद्दीन खिलजी का एक फ्रेंड था जिसका नाम था आला उल मुल्क। क्या नाम था? आला उल मुल्क। क्या नाम था? आला उल मुल्क। आला उल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को समझाया कि भाई देख, मैं तेरी किसी भी योजना का विरोध नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, तू कर, तूने विश्व विजय करना चाहता है कर, वर्ल्ड को जीतना चाहता है जीत, नए धर्म को चलाना चाहता है चलाना, लेकिन पहले मेरी बात सुन ले। तू पहले विश्व को जीतना चाहता है, तू पहले भारत को तो जीत ले। जिस भारत में तू रह रहा है, जिस भारत का तू शासन कर रहा है, उसको तो पहले जीत ले। विश्व को तो बहुत दूर की बात है, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है भाई। तो पहले विश्व को, तो पहले भारत को तो जीत ले, दिल्ली विश्व तो बहुत दूर की बात है। तो उसने आला मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को समझाया कि पहले विश्व को जीतने से बजाय तो पहले भारत को जीत, पहली बार। दूसरी बात उसने कहा कि आप नया धर्म शुरू करना चाहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, तू कर ले, नया धर्म शुरू कर ले, लेकिन मुझे एक बात बता कि क्या कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ेगा? क्या आप किसी के धर्म में आप इंटरफेयर करोगे तो क्या वो धर्म के लिए तलवार नहीं उठाएगा अपनी? मतलब आप देख लीजिए, चाहे आज हम नए जमाने में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर धर्म के नाम पर कोई भी बात आती है तो हम तलवार खड़ी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम अपने हाथ उठा लेते हैं। होता है कि नहीं होता? उसी तरह से उस टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी को लोगों ने उसने समझाया कि भाई देख, अगर तू धर्म के मामले में इंटरफेयर करेगा ना तो ये चीज तेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि सामने वाला तेरा क्या हो जाएगा? एंटी हो जाएगा। तेरा क्या हो जाएगा? एंटी हो जाएगा। और तेरा क्या करेगा? विरोध करेगा। तो उसने कहा कि तू धर्म के मामले में इंटरफेयर मत कर, जो जितना है उसको क्या कर ले, तू संभाल ले, अपने समाज का विस्तार कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म के मामले में इंटरफेयर मत करियो। अगर इंटरफेयर करेगा तो लोग तेरे क्या हो जाएंगे? एंटी हो जाएंगे। बात समझ में आई? और फॉर एग्जाम्पल इस्लाम धर्म वाले लोग, अगर तू कहेगा कि मैं अपना नया धर्म चलाना चाहता हूँ, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो लोग तेरे एंटी हो जाएंगे। तो इस चीज को छोड़ दे। तो आला मुल्क की बात अलाउद्दीन खिलजी को जची, उसने एक्सेप्ट किया, हाँ कि भाई तू कह तो सही रहा है, मैं पहले विश्व की जगह पहले पूरे भारत को तो जीत लूं, बात समझ में। और सही बात है, धर्म के मामले में इंटरफेयर किया तो मैं तो राजनीति से भी चला जाऊंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी को ये बात सही लगी और अलाउद्दीन खिलजी ने दोनों ही जो उसके एम्बिशंस थे उनको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया कि ठीक है, मैं कोई भी विश्व विजय नहीं करूंगा, पहले मैं भारत को जीतूंगा और उसके बाद क्या करूंगा? एक नई चीजें स्टार्ट करूंगा। क्लियर? बात समझ में? हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, प्रशासन के अंदर सुधार करूंगा। क्लियर? पहली बात। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बलबन की, आप सभी को पता है बलबन जिसकी क्या थी? लॉ एंड रक्त की नीति थी, आप सभी को पता है। ब्लड एंड आयरन की, किसकी? ब्लड एंड आयरन की। खून तुम्हारा और तलवार है हमारी, ब्लड एंड आयरन। बात समझ में आई? कि बलबन ने कहा कि अगर, क्योंकि बलबन अपने आप को क्या मानता था? खलीफा मानता था, मतलब खलीफा का नायक। कहते खलीफा क्या होता है? भगवान होता है। जगह जगह तो नहीं आ सकता, तो उसने अपने क्या छोड़े हुए हैं? दूत छोड़े हुए हैं, एम्बेसडर छोड़े हुए हैं। तो वो कहते हैं कि अगर तुम लोग मेरे अंडर, क्योंकि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, तुम्हें मेरे अंडर में रह के काम करना होगा। ठीक है? तो जिस एक होता है ना निरंकुश, निरंकुश का मतलब होता है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। तो उसने कहा तुम्हें मेरे कंट्रोल में रहकर ही काम करना होगा। अगर तुम मेरे कंट्रोल में कहकर नहीं काम कर सकते तो तलवार मेरी होगी और खून तुम्हारा होगा। तलवार मेरी और खून तुम्हारा, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लड एंड आयरन, रक्त एंड रूह, खून दी नीति। क्लियर? बात समझ में आई? इसके अलावा आप सभी को पता है बलबन ने दो नई ईरानी सिस्टम शुरू किए थे। एक का नाम था सिजदा, सिजदा मतलब कि झुकना, पोबोस मतलब पैरों को चूमना। और इसके अलावा एक ईरानी नया साल शुरू किया था जिसका नाम था नौरोज। क्या नाम था? नौरोज। इसके अलावा इसने दो डिपार्टमेंट बनाए थे। क्या नाम था? दीवाने अर्ज, जो क्या था? मिलिट्री डिपार्टमेंट था, और दीवाने वरीद जो इन्वेस्टिगेशन मतलब जासूसी डिपार्टमेंट था। क्लियर? बात समझ में? अगर हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, सभी को पता है, आप सभी विद्वान हो, विद्वानों के विद्वान हो आप, तो ये भी तो विद्वान था। आप सभी को पता है दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान यही था और सबसे ज्यादा विद्वान यही था। आप सभी पता है इसने इतने मूर्खतापूर्ण काम किए हैं, बेवकूफ़ी वाले काम, कि आप जून का महीना है, इतनी गर्मी का महीना है और आप अपनी कैपिटल चेंज करने के लिए कह रहे हो, ना आपके पास कोई साधन है ना कुछ और, तो बेवकूफ़ी वाली बात ही है। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी बेवकूफ़ी भरी योजनाओं के कारण जाना जाता है। इल्तुतमिश, आप सभी को पता है भारत में इक्ता प्रथा
इक्ता मतलब क्या होता है? प्रांत। ये जो भारत जो छोटे छोटे स्टेट्स में भारत जो स्टेट्स में बटा हुआ है, आप सभी को पता है स्टेट्स में बटा हुआ है। कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट आई थिंक, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स में बटा हुआ है, ये स्टेट्स को ही पहले ईरानी भाषा में, फारसी भाषा में क्या कहा था? इक्ता कहा जाता है। इक्ता जो है एक अरबी भाषा का शब्द है। इक्ता क्या है? एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसके अंदर ये बताया गया कि उसने अपने पूरे एम्पायर को क्या किया गया? इक्ताओं में बांटा था। इक्ता मतलब प्रांत में बांटा था। इक्ता किसका? अरबी भाषा का शब्द है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अपने दिमाग में बिठा लेना। क्लियर? बात समझ में? तो इल्तुतमिश हो गया। इल्तुतमिश किसके लिए जाना था? इक्ता के लिए। इसके अलावा इल्तुतमिश ने 2 नए सिक्के शुरू किए थे, आपको याद होगा। एक का नाम था टका, एक का नाम क्या था? टका, जो क्या था? चांदी का था। क्या था? चांदी का था। और एक का नाम क्या था? जीतल। एक का नाम क्या था? जीतल, जो क्या था? तांबे का था। जीतल क्या था? तांबे का। बात समझ में आई? जीतल क्या था? तांबे का था। तो इल्तुतमिश अपनी करेंसी के लिए बहुत फेमस है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी बेवकूफ़ी भरी योजनाओं के लिए फेमस है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी पॉलिसीज के कारण फेमस है। और बलबन आप सभी को पता है, जिसने अपने आप को ईरान से कनेक्ट किया था। क्लियर? बात समझ में? तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बेसिकली स्टूडेंट मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ। तो आप लोग कहोगे कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल ईजी था। हम यहाँ पे क्वेश्चन के MCQ क्वेश्चन इसलिए करते हैं ताकि हम हर कॉन्सेप्ट को समझ सके, हर चीज़ को हम क्लियरली तरीके से समझ सके। देखो, हमें इस क्वेश्चन का हमने पोस्टमार्टम किया कि नहीं किया? हमने बलबन के बारे में हमने सारा कुछ पढ़ा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने देखा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने देखा, उसका करैक्टर देखा, इल्तुतमिश के बारे में देखा। तो इससे बड़ा क्या होगा? बताओ मुझे। अब बात समझ में आई? समझ में आया? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की थी? अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी मुझे लगता नहीं मुझे दोबारा बताने की जरूरत है। सिकंदर सानी या सिकंदर महान? सिकंदर सानी या सिकंदर महान का टाइटल किसने लिया था? किसने लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आप सभी को पता है, इसके बारे में कुछ भी नया बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर आप बात करें बलबन की, अभी हमने बताया ब्लड एंड आयरन की नीति, सिजा पबोज नौरोज, इसने अपने आप को अफरासियाब का, ईरान का एक हाई जो वंश था जिसका नाम था अफरासियाब, उसका अपने आप को वंशज घोषित किया कि मैं अफरासियाब के फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लोगों को दिखाने के लिए, देखो मैं कितना बड़ा हूँ, कितने बड़े खानदान से बिलोंग करता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक आप सभी को पता सबसे ज़्यादा विद्वान था ये, और अपनी योजनाओं के कारण फेमस है, नो डाउट। हालांकि देखो वही स्टूडेंट बात है कि ना, हम राजा भला कैसा मर्जी हो, अगर राजा जनता के अकॉर्डिंग चलता है तो वो सही रहता है, लेकिन जनता जो है पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा था, तो उसने जनता से आगे होकर वो काम किया, तो वो चीज़ सही नहीं था। और सिकंदर लोदी आप सभी को पता है, लोदी वंश का शासक है जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा जहाँ पर क्या बना हुआ है? ताजमहल बना हुआ है। आगरा जहाँ पर क्या बना हुआ है? ताजमहल बना हुआ है। उस आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। क्लियर? बात समझ में? सिकंदर लोदी जो क्या था? एक हिंदू जाति का था, मतलब सिकंदर लोदी की जो माँ थी वो क्या थी? हिंदू थी। क्लियर? बात समझ में? वैसे भी आप स्टूडेंट इतना ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत के अंदर 3 शासक ऐसे हैं जिनकी मात क्या थी? हिंदू थी। एक का नाम था सिकंदर लोदी, एक का नाम था गयासुद्दीन तुगलक, और एक का नाम था फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों की जो माँ थी वो हिंदू थी, ये दिमाग में बिठा लो। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक एंड क्या? सिकंदर लोदी। इन तीनों की माँ क्या थी? हिंदू थी। क्या थी? हिंदू थी। इनके पिता भले ही तुर्क थे, लेकिन इनकी माँ क्या थी? हिंदू थी। अब और तो फिरोज शाह तुगलक तो आप सभी को पता है, फिरोज शाह तुगलक की जो माँ थी वो अबोर की थी। अबोर आपको पता ही है, बठिंडा से पहले क्या आता है? गिद्रवा, गिद्रवा के बाद मलोट, मलोट के बाद क्या आता है? अबोर। तो अबोर जो है वहां की थी फिरोज शाह तुगलक की माँ। क्लियर? बात समझ में आई? तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के सेना कमांडरों में से कौन मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से हम कुछ चीजें क्लियर कर लें। देखिए स्टूडेंट, अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसके टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। आप सभी को पता है मंगोल एक जाति है जो एक कट्टर जाति है, बर्बर जाति है। इसको ये नहीं पता, इसके लिए किसी इंसान के खून की कीमत कुछ भी नहीं है। इतनी ज्यादा निर्दयी जाती है ये कि इसके लिए मतलब ये किसी भी इंसान को मार के खा के मतलब उसको कोई वो नहीं है। तो ये जो मंगोल जाति थी वो कहाँ से? चाइना से आई थी। कहाँ से? चाइना। ये चाइना वाला जो एरिया है ये सारा किसका था? मंगोल जाति का था। और यहाँ से इसने भारत में क्या किया था? एंटर किया था। क्या किया था? एंटर किया था। ये जो मंगोल जाति थी वो क्या थी? कट्टर जाति थी। आप सभी को याद
याद होगा इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में कौन आया था? इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में कौन आया था? कौन सा मंगोल नेता आया था? चंगेज खां आया था। कौन आया था? चंगेज खां आया था। कौन आया था? चंगेज खां। कौन आया था? चंगेज खां, जिसे आप तिमुजिन के नाम से जानते हो। चंगेज खां आया था, जिसे आप तिमुजिन के नाम से जानते हो। बलबन के टाइम पे कौन आया था? तैमूर खां आया था। कौन आया था? तैमूर खां। बलबन के बेटे शहजादा मोहम्मद को इसने क्या कर दिया था? मार दिया था। ये सिर्फ लूटपाट करने आती थी और अपना दहशत, अपना एक वो होता ना खौफ, वो फैलाने आती थी और लूटपाट करना इनका मेन उद्देश्य था। तो चंगेज खां आया इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में। बलबन के टाइम पे कौन आया था? तैमूर खां आया था। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कौन आया था? दाऊद खां। कौन? दाऊद खां। कौन आया था? दाऊद खां। दाऊद खां खुद नहीं आया, दाऊद खां ने टोटल 6 मंगोल भेजे थे भारत पर अटैक करने के लिए। देखिए स्टूडेंट, इस चीज का ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए हैं। टोटल कितने हुए? 6 हुए। कितने हुए? 6। और किसकी लीडरशिप में हुए? किसने भेजे थे? दाऊद खां ने। किसने भेजे थे? दाऊद खां ने। इस दाऊद खां ने टोटल 6 मंगोल आक्रमण क्लियर करवाए थे भारत पर। उस टाइम पे भारत का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। बस फर्क इतना है, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंगोल आक्रमण की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको सौंपी हुई थी? जफर खां को। किसको सौंपी हुई थी? जफर खां। जफर खां एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम सुन के जो घोड़े होते थे ना, घोड़े, वो भी जफर खां का नाम सुन के पानी पीने तक की नहीं सोचते। मतलब वो पानी पीना ही उनके मन में डर बैठ जाता था कि जफर खां आएगा, हम पानी पी रहे हैं। मतलब वो पानी पीना तक भूल जाते थे जफर खां को सुन के। बात समझ में? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको सौंपी थी? जफर खां को। इसको जफर खां को सौंपी थी। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अलाउद्दीन खिलजी ने टोटल 3 अभियान किए थे, आप सभी को पता है। एक तो उत्तरी अभियान किया था, एक साउथ अभियान किया था और एक मंगोल अभियान किया था। तो उत्तरी अभियान की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको सौंपी थी? नुसरत खां को। किसको? नुसरत खां को। किसको सौंपी थी? नुसरत खां को। और अगर हम बात करते हैं दक्षिणी अभियान की, तो दक्षिण अभियान की किसको सौंपी थी? मलिक काफूर को। किसको सौंपी थी? मलिक काफूर को। मलिक काफूर। मलिक काफूर। क्लियर? बात समझ में आई? और हम बात करते हैं मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको सौंपी थी? जफर खां को। किसको सौंपी थी? जफर खां को। ये चीज ध्यान रखना, उत्तरी अभियान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नुसरत खां को, दक्षिण अभियान की रिस्पॉन्सिबिलिटी मलिक काफूर को, और अपने इसकी बात करते हैं मंगोल आक्रमण की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको थी? जफर खां को। क्लियर? बात समझ में आई? इसके टाइम पे सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए किसके? दाऊद खां। जब तीसरा मंगोल आक्रमण हुआ था ना, जब तीसरा मंगोल आक्रमण हुआ था, जब कुतलुक ख्वाजा का आक्रमण हुआ था, नॉट इंपॉर्टेंट, आप इतना ध्यान रखिएगा, दाऊद खां के नेतृत्व में टोटल 6 आक्रमण हुए थे। और 6 आक्रमण से जो तीसरा आक्रमण हुआ था, उस तीसरे आक्रमण में कौन मारा गया था? जफर खां मारा गया था। कौन मारा गया था? जफर खां। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया? मंगोलों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। कई बार क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां मंगोल आक्रमण के कौन से अभियान के दौरान मारा गया था? तो तीसरे अभियान के दौरान मारा गया था। तो क्या आएगा आंसर? जफर खां। क्या आएगा आंसर? जफर खां। क्लियर? बात समझ में आई? इसके अलावा आप बात करते हैं नुसरत खां की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो उत्तरी अभियान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसको सौंपी हुई थी? नुसरत खां को सौंपी हुई थी। किसको? नुसरत खां को सौंपी हुई थी। और नुसरत खां भी जब अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अटैक हुआ था, जब नुसरत खां ने रणथंभौर पर अटैक किया था, राजस्थान के रणथंभौर, उस टाइम पे नुसरत खां क्या हुआ था? मारा गया था, क्योंकि गलती से जो गोला बारूद है वो फट गया था, इस वजह से नुसरत खां मारा गया। क्लियर? बात समझ में आई? हम अल्प खां की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का ये चचेरा भाई था। और उल्लुग खां की अगर हम बात करते हैं तो उल्लुग खां भी अलाउद्दीन खिलजी का कजन था। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? किसी भी अगर दिक्कत समस्या? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पद्मिनी का संबंध अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से है। पद्मिनी जो थी, रानी पद्मिनी, यहाँ पे पद्मिनी आएगा भाई, रानी पद्मिनी का संबंध किससे है? अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय जो थी उसमें रानी पद्मिनी, आप सभी को पता अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय किस लिए की थी? रानी पद्मिनी के लिए की थी। रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, आपको कहानी में मैंने बहुत बार समझाई हुई है। तो आप बताइए, जो रानी पद्मिनी थी वो चित्तौड़ के कौन से राजा की पत्नी थी? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ, महाराणा प्रताप,
महाराणा प्रताप तो बात ही खत्म हो गई, किसके टाइम पे आएंगे? अकबर के टाइम पे। किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे। तो ये तो बात ही खत्म है। रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, ये कहाँ के थे? पंजाब के थे। कहाँ के थे? पंजाब के थे। राजा मान सिंह, राजा मान सिंह कहाँ पे है? जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में है। तो बचा कौन? राणा रतन सिंह। कौन बचा? राणा रतन सिंह। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ अभियान किया था वो कब? 1303 में किया था, जिसमें रानी पद्मिनी को प्राप्त किया था। रानी पद्मिनी जिसको प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को क्या कर दिया था? मार दिया था। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्लियर? बात समझ में आई? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्का समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देखिए स्टूडेंट, अभी मैं आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने 3 अभियान किए थे। एक तो किया था उत्तरी नॉर्थ, एक किया था साउथ दक्षिणी अभियान। क्या किया था? दक्षिणी अभियान। और एक किया था मंगोल। जब मंगोल 6 आक्रमण हुए थे, टोटल 6 के कितने आक्रमण हुए थे? 6। तो उत्तरी अभियान तो चलो बात खत्म होगी, हम बात करते हैं दक्षिण की। तो दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहला आक्रमण कहाँ पे था? देवगिरी पर। कहाँ पे था? देवगिरी था। आपको मैंने बड़े ट्रिकी वे में भी करवाया था कि देव से याद रखना, भगवान राम क्या है? देव हैं। भगवान राम क्या है? देव हैं। हमारे भगवान है, देव हैं। तो देवगिरी पर जब आक्रमण किया था उस समय वहां का राजा कौन था? कौन था? रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर हम बात करते प्रताप रुद्र देव की, प्रताप रुद्र देव जो थे देवगिरी के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पे अटैक किया था? वारंगल पर। कहां पे अटैक किया था? वारंगल पर। कहां पे अटैक किया था? वारंगल पर। क्लियर? बात समझ में आ रही है? देवगिरी के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पे अटैक किया था? वारंगल पे अटैक किया था। और वारंगल का राजा कौन था? प्रताप रुद्रदेव सेकंड। प्रताप रुद्रदेव सेकंड था। प्रताप रुद्रदेव सेकंड ने क्या किया? अपने हाइट के अकॉर्डिंग एक सोने की मूर्ति बनवाई। उस सोने की मूर्ति के हाथों में जंजीरें लगवाई और उस सोने की मूर्ति में क्या था? कोहिनूर का हीरा था, जो मलिक काफूर से कहाँ चला गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। और ये जो मूर्ति भिजवाई थी, प्रताप रुद्रदेव का कहने का मतलब यही था कि मैं आपके बिना किसी विरोध की अधीनता स्वीकार करता हूं। क्लियर? बात समझ में आई? तो पहला किस पे किया था? देवगिरी पर। दूसरा किस पे किया था? वारंगल पर। तीसरा किस पे किया था? द्वार समुद्र पर। द्वार समुद्र की कर्नाटका। द्वार समुद्र मतलब की कर्नाटका। क्लियर? बात समझ में आई? और चौथे नंबर पे कौन था? पांडे। पांडे मतलब की केरल, मालाबार तट। बात समझ में आई? और इन चारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको थी? मलिक काफूर को। किसको थी? मलिक काफूर को। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो देखिए स्टूडेंट, रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे। प्रताप रुद्रदेव किसका था? वारंगल का था। याद रखिए प्रताप रुद्रदेव सेकंड है। मलिक काफूर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। और राणा रतन सिंह ये कहाँ के थे? चित्तौड़ के थे। कहाँ के थे? चित्तौड़ के थे। तो याद रखिएगा राणा रतन सिंह। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 1303 में वारंगल में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को हराया था? हाँ जी, 1303 में वारंगल में काकतीय शासकों की सेना को किसकी सेना ने हराया था? क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, को और ने अलग अलग जगह पे आ गया है। वो कहता मैं उधर जाऊंगा, वो कहता मैं उधर जाऊंगा। तो 1303 में वारंगल में जो काकतीय शासक थे जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव सेकंड, उसकी सेना को किसकी सेना ने हराया था? बताने की जरूरत है नहीं है ना? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि आप सभी को पता है शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव सेकंड था, जिसने अपनी क्या सोने की हाइट की अकॉर्डिंग अपनी मूर्ति भिजवाई थी और कहा था मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। तो प्रताप रुद्रदेव सेकंड, प्रताप रुद्रदेव क्या आ गया? सेकंड आ गया। इसमें सबसे पहले इसने देवगिरी पर, उसके बाद में वारंगल के काकतीय, कौन सा वंश था? काकतीय वंश। जगह का नाम क्या है? वारंगल। और वंश कौन सा है? काकतीय वंश। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। देवगिरी का कौन सा? यादव वंश था। और वारंगल का क्या था? काकतीय वंश था। बात समझ में आई? देवगिरी का क्या था? यादव वंश। देवगिरी का क्या था? यादव वंश। देवगिरी का क्या था? यादव वंश। वारंगल का काकतीय वंश। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। और तीसरे नंबर पे कौन था? द्वार समुद्र कर्नाटका। तो उसका कौन सा वंश था? होयसल वंश। कौन सा वंश था? होयसल वंश।
क्लियर, बात समझ में आई। तो देवगिरी में कौन सा वंश था? यादव वंश था। शासक कौन था? रामचंद्र देव। दूसरा वारंगल है, वारंगल में कौन सा वंश था? काकतीय वंश। राजा कौन था? प्रताप रुद्र देव सेकंड। तीसरा है द्वार समुद्र, द्वार समुद्र में कौन सा वंश था? होयसल वंश। शासक कौन था? वीर बल्लाल थर्ड, वीर बल्लाल थर्ड। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान के शासन में खालसा भूमि का बड़े पैमाने पर विकास हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खालसा भूमि? खालसा भूमि का मतलब क्या होता है? खालसा भूमि का मतलब होता है राजा की भूमि, खुद की, राजा की खुद की क्या होती है? पर्सनल भूमि होती है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही गद्दी पर बैठा तो उसने देखा कि यार लोगों के पास तो जमीनें ही बहुत हैं। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पहले जितने भी राजा थे उन्होंने क्या किया था, जो उनके यहाँ पे नौकरी करते थे ना, उनको सैलरी की जगह वो क्या देते थे? छोटे छोटे जमीनों का टुकड़ा दे देते थे कि भाई इस जमीन से जो भी टैक्स मिलता है, लगान मिलता है, वो तेरी क्या होगी? सैलरी होगी। मेरी बात समझ में आई? मान लो मैं किसी की नौकरी करती हूँ, ठीक है, उसके पास पैसा नहीं है देने को, तो उसने क्या किया? मुझे अपनी जमीन का टुकड़ा दे दिया। उस जमीन के टुकड़े पे खेती होती है, ठीक है, अब उसको चाहे मैं ठेके पे दूं, चाहे उसे मुझे जो टैक्स मिले वो मेरा है। बात समझ में आई? तो क्या था, अलाउद्दीन खिलजी के पहले टाइम पे खालसा भूमि थी नहीं इतनी। क्यों? क्योंकि सभी ने क्या किया था, जैसे इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी। इक्ता का मतलब क्या होता है? साम्राज्यों को इक्ता में बांटा था, छोटे छोटे प्रांतों में बांटा था। क्यों? क्योंकि वो कहता है भाई मेरे पास पैसा नहीं है देने को, मैं तुम्हें छोटी छोटी क्या दूंगा? जमीनें दूंगा, ताकि तुम्हें उससे जो टैक्स मिलेगा वो तुम्हारा है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी कहता नहीं, तुम्हें रहने के लिए तुम्हें घर चाहिए, तुम रहो, ठीक है, तुम्हें खेती करने के लिए खेत चाहिए, ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे पास एक्स्ट्रा जमीन नहीं होनी चाहिए। उसने जितने भी लोगों के, चाहे बड़े बड़े अधिकारी क्यों ना हो, उनके पास जितनी भी जमीनें थी वो क्या कर ली? जब्त कर ली। क्या कर ली? जब्त कर ली। और किस में मिला दिया? खालसा में। क्या किसमें मिला दिया? खालिसा में। खालसा मतलब कि राजा की भूमि। किसकी? राजा की जमीन, राजा की पर्सनल जमीन। राजा की जमीन मतलब कि सेंट्रल की जमीन। बात समझ में? राजा की जमीन, इसके अंदर क्या कर लिया? मिला लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी के सब टाइम पे सबसे ज्यादा खालसा भूमि का क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। ऑप्शन नंबर। और उसने सैनिकों को भी वेतन कैसे दिया? सैलरी कैसे दी? नगद के रूप में, पैसे के रूप में, न कि इसने जमीन के रूप में। क्लियर, बात समझ में? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। गयासुद्दीन बलबन, हम बात कर चुके हैं बलबन के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक आप सभी को पता ही है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक वंश का एक ऐसा शासक है जिसने पूरा अपना शासन धर्म के ऊपर किया है। हालांकि इसने काम बहुत अच्छे करवाए, अस्पताल खुलवाए, बाग बगीचे बनवाए, नहरें बनवाई, नहरों का जाल बिछवाया, मुस्लिम महिलाओं की शादी करवाई, लड़कियों की शादी करवाई, बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। नो डाउट कुतुब मीनार की चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया। तो फिरोज शाह तुगलक भी फेमस है, लेकिन हमें यहाँ पे ये बात करनी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, पंजाब मास्टर गाइडर का जो बैच है वो 27 मई से स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जल्दी एनरोल करवाइए, वेट मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू राजस्व को उपज का 50% तक बढ़ाने वाला, भू राजस्व समझते हो? हम जो लैंड टैक्स लेते हैं, जमीनी टैक्स लेते हैं, ठीक है, वो पहले जो था वो 1/3 या 1/5 लिया जाता था। 1/5 मान लीजिए। पहले जो जमीनी टैक्स था, देखो लैंड रेवेन्यू जो टैक्स था, लैंड रेवेन्यू जो था वो कितने % लिया जाता? 1/5% लिया जाता। कितने %? 1/5 मतलब कि कितना हो गया? 1/5 कितना हो गया? 20% हो गया, 20% हो गया। लेकिन इतिहास के अंदर 2 शासक ऐसे थे जिन्होंने ये लैंड रेवेन्यू जो टैक्स है वो 1/2% वसूल किया था। 1/2 मतलब कि 50%। 1/2 मतलब कि 50%। कितना? अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो उसका जो 50 रुपए है उसका आधा हिस्सा कहाँ चला जाएगा? लैंड रेवेन्यू के रूप में चला जाएगा। तो वो शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी आर बोथ। फिरोज शाह तुगलक जो था वो बहुत ही अच्छा, उसने इस चीज की तरफ कहा कि नहीं यार, जब लोग खाएंगे क्या अगर मैं इनसे टैक्स ही ले लूंगा सारा। तो उसने कितने % वसूल किया था? 1/5। कितने % वसूल किया था? 1/5। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने कितने % वसूल किया था? 1/2%, मतलब कि 50% वसूल किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, बात समझ में आई? बहुत ए एंड मोहम्मद बिन तुगलक ने भी 1/2 वसूल किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने भी। क्लियर है, आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार की पॉलिसी को लागू किया था, मतलब कि बाजार कंट्रोल पॉलिसी को लागू किया था। तो देखिए स्टूडेंट, सीधा सा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। अलाउद्दीन खिलजी के पास टोटल उसकी खुद की पर्सनल सेना कितनी थी? 4,75,000। कितनी थी? 4,75,000 उसकी खुद की सेना थी। क्या उस सेना का खर्चा पानी नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? सेना को खर्चा भी है, पानी भी है, उसको खाना भी खिलाना है, सैलरी भी देनी है। अब ये आप सोचो, आज के टाइम में तो 4 बंदों का खर्चा नहीं वसूल होता, तो यहाँ पे तो 4,75,000 है। सोनो, इनका खर्चा पानी कैसे उठाया जाएगा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया भाई, बात को जड़ से ही खत्म कर दिया। उसने पूरे बाजार को अपने कंट्रोल में ले लिया। हर चीज़ों, हर वस्तुओं के दाम जो है नीचे गिरा दिए। मतलब मान लो अगर 40 रुपए किलो चीनी बिक रही है तो उसका कितना कर दिया? 10 रुपए किलो कर दिया, 2 रुपए किलो कर दिया, ताकि उसके वो अफोर्ड कर पाए। बात समझ में आई? और लोगों को लगे कि देखो हमारा शासक कितना अच्छा है, उसने हमारे कल्याण के लिए किया है। क्लियर? तो उसने बाजार कंट्रोल पॉलिसी को, क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार कंट्रोल पॉलिसी को लागू क्यों किया था? इसलिए लागू किया था क्योंकि उसके सेना का जो खर्चा बढ़ रहा था उसको क्या करना चाहता? कम करना चाहता था। बात समझ में आई? तो बाजार कंट्रोल पॉलिसी को लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके साथ जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक है। मोहम्मद बिन तुगलक विद्वानों का विद्वान है। बलबन, जिसने अपनी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी के लिए जाना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने क्या किया था? बाजार को क्या कर लिया? कंट्रोल में कर लिया, कीमतों को कंट्रोल में कर लिया और हर वस्तु की कीमत को क्या कर दिया? गिरा दिया। और जो व्यक्ति अगर कोई ज्यादा कीमत पर देता था तो उसके उतने ही बॉडी के पार्ट्स को काट लिया जाता था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैम हमें हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग वे में करवा सकते हैं, हम करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है वेट मत कीजिए। 20 जून वाला जो बैच है, जो हमारा PS स्टेट का जो शुरू होने वाला है, वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग डिस्काउंट भी ले सकते हैं। आप कूपन कोड AC 512 लगा सकते हैं। AC 512 लगा सकते हैं। अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 800 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर? वैसे भी मैं आपको कहूंगी स्टूडेंट, कूपन कोड आप किसी भी टीचर का लगाइए, नो डाउट, कोई बात नहीं। लेकिन अगर जिस टीचर के आप अंडर में आना चाहते हैं, आप लोगों को लगता है कि वो टीचर हमें अच्छे से गाइड कर सकता है, तो आप उसके अंडर में आने के लिए उसका कूपन कोड अप्लाई कीजिए। क्लियर? बात समझ में आई? इसी के साथ हाँ जी, आप सभी को पता है इंग्लिश मास्टर गाइड, जूलॉजी बॉटनी का मास्टर गाइड का जो बैच है वो शुरू होने वाला है। जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री का बैच भी स्टार्ट होने वाला है। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा जरूर बताइएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, अगर लगता है कि कुछ नया हमें सीखने को मिल रहा है तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन साथ में लेके बैठा करो। क्योंकि अगर मान लो आप लोगों को लगता है कि यार मैंने उस क्लास में ये क्वेश्चन नया पढ़ा था, तो क्या आप दोबारा उस क्लास को चलाओगे? आपको याद ही नहीं कि कौन सी क्लास में मैंने कौन सा क्वेश्चन था। तो आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करो। अगर आप लोगों को लगता है कि आज हमने कुछ नया पढ़ा है तो उसके अंदर नोट किया करो। क्लियर? बात समझ में? तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी जाने की, आपको विराम देना चाहूंगी इस क्लास को। तो बता के जाइएगा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्लास कैसी रही, जरूर बताइएगा। हमें भी तो मोटिवेशन मिलता है बच्चों। आप लोग जब आप लोग अच्छे मार्क्स लेते तो हम आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं करते? उसी तरह से आप लोगों का फर्ज भी है हमें मोटिवेट करने का। तो जरूर बताइएगा कैसा रहा सेशन, क्लासेस समझ में आई कि नहीं, आप लोगों को पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, रितु मैम की क्लासेस आपको समझ में आ रही है नहीं, आप लोगों का कैसा बन रहा है, आप लोगों का हिस्ट्री के प्रति जो डर था वो क्या कम हुआ कि नहीं, क्या मैं इस चीज़ में सफल हुई कि नहीं हुई, कि मैं आपके डर को कम कर पाई कि नहीं कर पाई। तो मुझे सारी चीज़ें बता के जाइएगा ताकि मेरे मन में भी रहे कि क्या पता बच्चे कैसा कर रहे हैं, क्या बच्चों को क्या एक्सपीरियंस है, तो जरूर बताइएगा। क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट। हाँ जी, कैसी लगी आप सभी को क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी है, आप लोगों को लगता है कि मैम ने हमें हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करवाई है, आप लोगों को लगा कि हिस्ट्री जो हमारे लिए एक टफ सब्जेक्ट हुआ करता था, बोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता था, उसको मैम ने हमें इंटरेस्टिंग बना दिया है, तो जरूर आप लोग हमारे नए बैच जो 20 जून को स्टार्ट होने वाला है PS स्टेट का बैच, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हिस्ट्री हम या कोई भी सब्जेक्ट है, PS स्टेट का कोई भी सब्जेक्ट है, हमारी पूरी टीम के द्वारा आपको पूरे इंटरेस्टिंग वे में करवाया जाता है। क्लियर? अगर आपको 20 जून का बैच
ज्वाइन करना है तो आपको क्या क्या करना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले जो एंड्रॉयड यूज़र जो फ़ोन वाले हैं उनको अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद जो आईफोन वाले हैं उनके लिए डाउनलोड करना है द इंस्टीट्यूट ऐप। इसके लिए आपको फिल करना ORG कोड। इसके बाद ये करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसके अंदर आपको कोर्सेज जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके सामने आपको कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे कोर्स आ जाएंगे कि कौन कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन करना है। तो आप PS टेट के कोर्स पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपको पेमेंट किस तरह से देनी है। तो आपके लिए पेमेंट का सामने ऑप्शन है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, कूपन कोड कोई भी यूज़ करिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप AC 512 यूज़ करते हैं तो ये मेरा कूपन कोड है। AC 512 अगर आप यूज़ करते हैं तो ये मेरा कूपन कोड है, तो आप जो है मेरे अंडर में आ जाएंगे। कोई भी टीचर का आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्लियर। लेकिन अगर आप AC 512 यूज़ करते हैं तो आप मेरे अंडर में आ जाएंगे ताकि मैं आपको हर चीज़ की अपडेट दे पाऊंगी। अगर यहाँ पे कूपन कोड आप फिल करते हैं, उसके बाद में इस सब करने के बाद में आपके साथ में आएगा आई एम इंटरेस्टिंग। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे ये जो आएगा आपके पास मैसेज आएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास पेमेंट के लिए आपके पास रिगार्डिंग आएगा कि आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, UPI कार्ड, नेटवर्किंग, वॉलेट एंड EMI। उसके बाद जिस तरह से आप करना चाहते हैं, जिस तरह से सुटेबल है, आप पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर आपके पास कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 77101040 पे डायल कीजिए। आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह की अपडेट मिल जाएगी। क्लियर। थैंक यू सो मच।